हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैथ में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में कुछ बेसिक बातें हैं जो सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जो भी हम गिनने के लिए, काउंट करने के लिए जिन भी संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। 1 से शुरू होती हैं ये संख्याएं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर्स और ये होते हैं होल नंबर्स। जो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स होती हैं ये 1 से स्टार्ट होता है और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती हैं आपकी पूर्ण संख्या। फिर अगला आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें आपकी प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। इसके साथ साथ आपके नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 और इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ऋणात्मक नेगेटिव साइड भी अनंत तक जाती हैं ये संख्याएं और पॉजिटिव साइड भी अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। इसके साथ साथ आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो दोनों तरफ अनंत तक जाती हैं। अब धनात्मक कौन सी संख्याएं होंगी? धनात्मक संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पॉजिटिव। ये सारे आपकी पॉजिटिव है, इनके सामने नेगेटिव साइन नहीं लगा है, तो ये आपकी धनात्मक संख्याएं हो गई। और ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे? -1, -2, -3, -4, -5, जिनके आगे भी ये नेगेटिव साइन, माइनस का साइन लगा है, ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से भाग चली जाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8। जितनी भी संख्याएं आपकी 2 से भाग चली जाएंगी, पूरी तरह से 2 से कट जाएंगी, यानी 2 से भाग देने पर 0 आ जाएगा, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसी तरह विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? और ये अनंत तक जाएंगी। ये भी मतलब जो भी 2 से डिवाइड होता जाएगा पूरी तरीके से, वहाँ तक ये संख्याएं जाएंगी। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं जाती, जैसे कि 3, ठीक है, 5, 7, 9। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये भी अनंत तक जाएंगी। इनको कहते हैं ऑड नंबर्स। सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर्स, विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर्स। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होंगी, यानी कि जब आपका इनका 2 से डिवाइड करोगे इनको तो 0 नहीं आएगा। तो ये होती हैं आपकी विषम संख्याएं। अब होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्याओं से भाग चली जाती हैं। जैसे कि कोई भी एक संख्या लीजिए आप, जैसे कि आपने लिया 6। 6 किससे किससे भाग चला जाएगा? किसकी किसकी टेबल में आता है 6? 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। तो 6 एक भाज्य संख्या है। इसी तरह आपका 8 जो है 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। इसी तरह 9, 10, 12, ठीक है, 14, 15। इसी तरह जो भी संख्याएं ये भी अनंत तक जाती हैं,
ये सारी संख्याएं किसी न किसी के टेबल में यानी पहाड़े में आती हैं, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। दूसरी होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से भाग जाती है या किसी से भी भाग नहीं जाती है। या तो अपने आप से भाग जाएगी, किसी से भाग नहीं जाती, इसके अलावा मतलब किसी के वो टेबल में नहीं आती है। या तो अपने आप अपने खुद की टेबल में आएगी वो, या एक की टेबल में आएगी। जैसे कि आपका हो गया 2, 5, 7, 11, ये जितनी भी आप संख्याएं देख रहे हैं, ये संख्याएं या तो खुद की टेबल में आएंगी या फिर एक की टेबल में आएगी, यानी कि किसी और दूसरे नंबर से ये संख्याएं भाग नहीं जाएंगी। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 13, 17, इसी तरह करके आगे कई संख्याएं होती हैं जो स्वयं से भाग जाती हैं या एक से जाती है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अगली होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यानी रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। और यहाँ पे जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो गया तो ये एक इन्फिनाइट नंबर बन जाएगा जिसको हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं जैसे कि आप लिख सकते हो 2/3, ठीक है। लिख सकते हो 5/2, लिख सकते हो 3/2। जितनी भी संख्याएं हैं ये P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं और ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या हैं? वो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती थी, ये नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे कि √2, √3, √5, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये कैसे पता चलेगा कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती? क्योंकि जब आप 5/2 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आता है आपका 2.5, यानी कि एक निश्चित नंबर के बाद जो डिवीज़न होगा, भाग होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन इनके केस में क्या होता है, एक निश्चित संख्या के बाद भाग नहीं रुकता है। जैसे कि इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 करके, मतलब आगे चलती ही जाती है, एक निश्चित समय में एक निश्चित भाग पे ये रुकती नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्याएं कहलाई जाती हैं। इसी की तरह जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि पाई को हम 22/7 यानी P/Q के फॉर्म में तो लिख पाते हैं, फिर ये अपरिमेय संख्या क्यों हुई? ये जो होता है 22/7, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, यानी कि लगभग वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू लगभग होती है 22/7। वैसे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जो इसकी वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह से होती है 3.14159, इस तरह करके बढ़ती ही जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या को, जो ये बढ़ती ही जा रही है, हम इतनी बड़ी संख्या को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक छोटी क्वांटिटी ले लेते हैं 22/7। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये सभी परिमेय संख्याओं के अंडर आती है। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। हम प्राकृत संख्या को कैसे लिख सकते हैं? कोई भी प्राकृत संख्या उठाएं अगर हम, तो 2/1, 3/1, 1/1, 4/1, इस तरह से लिख सकते हैं। हर किसी के नीचे 1 आ रहा है, P/Q की फॉर्म में आ गया।
और यहाँ q की जगह 0 भी नहीं है, इसीलिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या के अंडर आती है। बस ये 0 नीचे नहीं आना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ, जो कि है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि r, यानी कि रियल नंबर्स। जितनी भी संख्याएं हमने ऊपर पढ़ी हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको एक टोकरी में रख दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या बन जाएगी। यानी इस पूरे का कलेक्शन जो है, ये सब जो है वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती हैं। रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का क्या अर्थ है? जब दशमलव प्रसार का अर्थ है कि जब एक नंबर दूसरे नंबर द्वारा डिवाइड किया जाता है और उसमें भागफल में दशमलव आ जाता है, तो दशमलव आने के बाद कितने नंबर तक वह डिवाइड होता जाता है। यानी कि जैसे कि हमने लिया 5/2, ठीक है, तो हम इसको भाग देंगे 5 को 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 1 आया, दशमलव लगा, 0 आया, 2 5 ज़ा 10। तो यानी कि दशमलव आने के एक अंक बाद यह रुक गया, तो यही इसका दशमलव प्रसार हुआ। और ऐसे ही दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत, यानी टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार। यानी कि जब 5 को 2 से भाग दिया गया और एक निश्चित संख्या आने के बाद, दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या आने के बाद उसका जो भागफल है वो रुक गया, वह पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब नेक्स्ट होता है अनवसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि कोई भी दो नंबर को हम जैसे भाग देते हैं, हमने यहाँ पे लिया 10/3, यानी 10 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 10 को हमने भाग दिया 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 1 आया, पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ा, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, फिर 3 3 ज़ा 9। इस तरह से ये जो भागफल है ये बार बार 3 3 3 3 आता ही रहेगा, मतलब ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं। तो इस तरह की जो आवर्ती होती है उसको हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी रिपीट होता जा रहा है, जो उसमें भागफल है वो बार बार रिपीट होता जाएगा और कहीं पर भी यह ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह से हम किस तरह लिखते हैं, 3 पॉइंट, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, जो दशमलव के बाद ये 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 3 और ऊपर इस तरह से एक साइन बना देंगे। अब अगला होता है अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि हम ले लें √2, पाई, इनका जो दशमलव प्रसार होता है √2 का 1.4142 ऐसे से आगे बढ़ता ही जाता है। यानी दशमलव के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन हर बार एक नया नंबर आता जाता है। तो इस तरह की जो आवर्ती होती है उसको कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन हर बार एक नया नंबर भी आएगा और भाग भी कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह एक पाई जो होता है यह भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही होता है। इसकी जो वैल्यू कुछ इस तरह होती है 3.14159। इस तरह करते करते यह भी आगे बढ़ती जाती है। पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो हर बार चेंज होते जाएंगे और एक नया नंबर आता जाएगा। तो इसी को हम अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक क्या होता है? घातांक का मतलब होता है पावर।
जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 की घात 3, इसका अर्थ है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो चीज़ होती है जो ऊपर लिखी रहती है इसी को ही कहते हैं घात। इसी के हम कुछ नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम, जैसे इस तरह से आप लिखे देख सकते हैं यहाँ पे, a की घात m डॉट a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। अब a, ये जो डॉट है यहाँ पे, ये क्या है, ये दोनों जो नंबर है, a जो है एक नंबर है और ये वाला a भी एक नंबर है, इन दोनों के बीच ये गुणे का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये जो डॉट लिखा रहता है इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे a की घात m है, a की घात n है, यानी कि जब भी दो नंबर जिनकी घात अलग अलग है लेकिन वो नंबर सेम है, वो दोनों नंबर अगर गुणे में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो क्या होता है, जो दोनों घात होती हैं वह जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ इधर कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 प्लस 2, यानी कि 2 की पावर 5। इसी तरह सेकेंड रूल है कि अगर कोई नंबर है उसकी एक घात तो ब्रैकेट के अंदर है और एक घात ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जो घात हैं या पावर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे 3 की पावर 2, घात एक अंदर है और एक बाहर है, तो क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 3 तो हम ऐसे ही लिख देंगे m गुणे n, 2 3 ज़ा 6, 3 की पावर 6। इसी तरह अगर कोई दो नंबर हैं जो दोनों नंबर सेम हैं लेकिन उनकी जो घात है, पावर है, वो अलग अलग है और दोनों भाग में है, डिवीज़न में है, तो उनकी जो घात होती है वह माइनस हो जाती है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लें, 5 की घात 4 बटे 5 की घात 2, तो यहाँ पे जो 5 है वो सेम है, घात जो है वो अलग अलग है, तो दोनों जो घात हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो 5 की घात 4 माइनस 2, यानी 5 की घात 2। ठीक है। इसी तरह अगर कोई दो नंबर है, अब यहाँ पे जितने भी हम नंबर ले रहे थे वह सारे सेम थे, यानी यहाँ भी a तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी a, यहाँ पे a, दोनों जो डिवाइड कर रहे हैं वो a ही है, यानी एक ही कोई नंबर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट लिया है, यहाँ पे एक तो a है, दूसरा b है, दोनों अलग अलग नंबर है लेकिन जो घात है वह सेम है। यानी कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि 3 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2, यहाँ पे जो a और b है वह अलग अलग है और घात सेम है, तो क्या होगा, जो दोनों नंबर है उनका तो गुणा हो जाएगा और घात यहाँ पे कॉमन आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 की पावर 2, इस तरह से हो जाएगा।